जब 370 हटने का ऐलान हुआ तो आपको इसकी जानकारी कब हुई और कैसे हुई? उसी दिन सुबह 11 बजे जब बाकी मुल्क को पता चला, हमें भी पता चला। हालांकि उससे ठीक 12 घंटे पहले हमें कंफर्म हो गया था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें अपने घरों में बंद कर दिया गया था। मेरे कुछ साथियों को घरों से उठा के पुलिस के थाने में ले लिया गया था, उन्हें गिरफ़्तार किया था। मोबाइल फ़ोन बंद होना शुरू हो गए थे और मोबाइल इंटरनेट उस पर रोक लगी। और जम्मू कश्मीर में जब मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है या मोबाइल डेटा बंद हो जाता है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा या तो हो चुका है या होने जा रहा है। तो रात को हमें पता था कि कुछ ना कुछ अब बड़ी बात देखने को मिलेगी, लेकिन इतना सारा होगा, मतलब 370 भी, 35A भी, जम्मू कश्मीर रियासत के 2 टुकड़े और उसके बाद उन दोनों टुकड़ों को डाउनग्रेड करके उनको यूनियन टेरिटरी बनाना, ये सारा एक वक्त में होगा, ये शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा था। आपको नज़रबंदी में ये पता चला? जब आप नज़रबंद थे तब ये पता? हम घर में, मैं उस वक्त घर में था। उस दिन फिर शाम को हमें कहीं और ले लिया था, जहाँ पे फिर अखबार, टीवी वगैरह का कोई बंदोबस्त था नहीं। लेकिन उस दिन सुबह मैं उस वक्त घर पे था, तो टीवी खोल के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख के तो उसी वक्त दिखा हमें। अच्छा। और जब शाम को आपको ले जाया गया तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? ले गए हमें, जो उस वक्त तो गेस्ट हाउस था, उससे पहले चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना ऑफिशियल मकान बनाया हुआ था वहाँ पे, वहाँ ले गए। शुरू में हम 2 थे वहाँ पे, मैं था और महबूबा मुफ्ती थी वहाँ पे। लेकिन फिर किसी वजह उनको वहाँ से लेके कहीं और शिफ्ट किया गया। हम दोनों को, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, उनको ग्राउंड फ्लोर पे रखा गया। और मुझे और कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ इतना कहा कि महबूबा मुफ्ती से मेरी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कि कहीं पे भी हमारा कोई मतलब कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और मैंने इन लोगों से पूछा कि बाहर मतलब घूमने की इजाज़त या वॉक करने की इजाज़त? वो कहा कि आप दिन में 1 आध घंटा वॉक कर सकते हो। मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा फिर महबूबा जी से पूछ लीजिए कि वो कौन सा टाइम पसंद करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा कोई कांटेक्ट ना हो तो फिर टाइम भी अलग रहना चाहिए। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 दिन के अंदर अंदर उनको कहीं और शिफ्ट किया गया और फिर मैं वहीं रहा। कोई 3-4 हफ्ते लगे, जबकि मेरे फैमिली में से किसी को इजाज़त मिली मुझे मिलने की, और काफ़ी अरसे तक टेलीविज़न, अखबार वगैरह उन चीज़ों से हमें मतलब बंद रखा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दोबारा शुरू हुई। जब ये हुआ उसके कुछ महीने पहले ही आपने कहा था कि मोदी और शाह ये कर नहीं सकते, ये करके दिखाएं, मतलब धारा 370 हटा कर दिखाएं। वैसे तो जो मैंने कहा सही कहा, क्योंकि धारा से 370 अभी भी हटा नहीं है, बिल्कुल है। उसको पूरी तरह से डाइल्यूट किया गया है, खोखला किया गया है, खाली किया गया है। इम्पैक्ट तो वही है ना? नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क का जो इल्हाक हुआ है उसका एक पुल है। इसको आप हटाओगे तो वो पुल टूट जाएगा। तो इसको हटाया नहीं गया है, डाइल्यूट किया गया है। तो मैं अपनी जगह सही था कि आप हटा नहीं सकते, और हटाया नहीं है, डाइल्यूट किया है। इम्पैक्ट तो वही है ना? वो दूसरी बात है। मैं इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। जो मैंने कहा उस वक्त सही कहा था कि आप हटा सकते नहीं हो, और हटाया नहीं है, इसको आपने पूरी तरह से डाइल्यूट किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इम्पैक्ट तो वही है, इसका कोई असर नहीं है अब जम्मू कश्मीर पर। लेकिन स्टैट्यूट बुक्स पे कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोविज़न अभी स्टैंड करता है। आपकी नज़रबंदी के दौरान गवर्नर से आपका संपर्क होता था या नहीं? कोई नहीं ना, हमारा संपर्क किसी से नहीं होता था। सरकार से किसी भी तरह का कोई संपर्क? कोई नहीं ना। वो बीच में रोज़ वो क्या कहते हैं, वो सब जेलर अफसर एक स्टेट का, वो आया करते थे, और एक डॉक्टर आया करता था ब्लड प्रेशर चेक करने कि कहीं मैं लुढ़क ना जाऊँ। ये रहता था, और कोई नहीं। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि, क्योंकि जिस तरह लोग दिवाली पे अकेले नहीं रहना चाहते, बाकी त्योहारों पे अकेले नहीं रहना चाहते, मैं भी नहीं चाहता था कि ईद में अकेले गुजारूं। आदत नहीं है।
और मैंने सोचा कम से कम और कुछ नहीं तो ईद की नमाज पे अकेले ना रहूं। तो मैंने उस वक्त हुकूमत से कहा था कि मेरे जो बाकी साथी वहाँ सेंटोर होटल में तब बंद थे कि मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं वहाँ उनके साथ ईद की नमाज़ अदा करके फिर मुझे वापस अपने कैद खाने में लाएँ, लेकिन उन्होंने उस बात की भी इजाज़त नहीं थी। तो उसके बाद मैंने कुछ पूछना ही छोड़ दिया। उस दौरान ऐसा कोई था जिसने आपकी मदद की हो? मरवाना चाहते उन बेचारों को ये कहाँ छोड़ेंगे उनको। नहीं ना, अब किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबों ने सख्ती की। नहीं, बिना नाम लिए आप बता सकते हैं। नहीं ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये लोग सीसीटीवी निकाल के देखना शुरू करेंगे। नहीं, लेकिन तंग बहुत किया काफ़ियों ने। जब मैं निकला करता था तो मेरे पीठ पीछे अलमारियों की तलाशी होती थी। घर से अगर कोई सामान आता था तो उसको मतलब ऐसे तलाश करते थे जैसे मैंने उसमें कोई बम छुपाया हो। तंग करने में तो इन्होंने वैसे कोई कसर बाकी नहीं रखी। जिस समय धारा 370 हटाया गया उस समय जो गवर्नर थे मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जनता इससे वहाँ पर पूरी तरह से खुश थी। किस चीज़ से? 370 हटने से? जी, इस पर तो हमने बात की ना। मलिक साहब ने क्या कहा उस वक्त, आज क्या कह रहे हैं, दोनों का अंतर है। मलिक साहब आप कहते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता था कि हटने वाला है। रात को 11 बजे शायद वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने उनको फ़ोन किया, कहा मैं आपको फ़ाइल भेज रहा हूँ, इस पर दस्तखत करके वापस कर दो। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो कोई मतलब कंसल्टेशन तो हुआ नहीं। अब तो गवर्नर साहब कहते हैं कि उनको भी कहीं पे कंसल्ट नहीं किया। रात को फ़ाइल भेजा और 12 घंटे के बाद पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया। और ये मलिक साहब खुद कहते हैं, मुझे तो इसके बारे में इल्म था ही नहीं। मुझे तो लगा था कि कई महीनों से शायद गवर्नर साहब को इसमें जो है कंसल्ट किया जा रहा है और इसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब तो लगता है कि गवर्नर साहब ने मतलब पहले अपने आप को असेंबली के पावर दिए, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर दिए, लेकिन गवर्नर साहब को खुद भी नहीं पता था कि उसको ये पावर दिए जा रहे हैं। आपको पीएसए के तहत बाद में रखा गया था, तो और पीएसए जो है आपके ही दादाजी के रीजन में लाया गया था। तो क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीएसए बहाल रहना चाहिए? और अगर नहीं मानते हैं तो जब आपकी सरकार थी तो आपने उसके लिए क्या किया? अच्छी बात यह है कि मेरे ऊपर पीएसए लगने से पहले ही मैंने लोगों को ये यकीन दिलाया था कि अगर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी हम ये पीएसए का कानून जो है पूरी तरह से हटा देंगे। वो मौका हमें मिला नहीं, मिलेगा तो हटा देंगे। जहाँ तक हमने अपनी हुकूमत में क्या किया, बहुत हद तक पीएसए में जो बहुत मतलब सख्त उसमें प्रोविजंस थे उनको हमने डाइल्यूट किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से हमने इस कानून को हटाया नहीं, शायद हटाना चाहिए था, नहीं किया, हमारी बदकिस्मती और गलती। 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आया आपके हिसाब से? अब जिस हिसाब से हमसे वादे किए गए थे उनमें से शायद एक भी पूरा नहीं हुआ। तरक्की की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, रोज़गार की बात हुई, बहुत सी और गुड गवर्नेंस की बातें हुई, देखने को कुछ भी नहीं मिला फ़िलहाल। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट के तरफ से जो डेमोक्रेटिक स्पेस होता था उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। जो मीडिया और ख़ासकर प्रेस पे जो कंट्रोल आजकल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, शायद इससे पहले देखने को मिल रही थी। तो इतना बदलाव तो ज़रूर आया है। और हिंसा में कुछ कमी आई है? हाँ, ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे आतंकवादी हमले हम पूरी तरह से भूल गए थे, वहाँ पे दोबारा ये हमले देखने को मिल रहे हैं। बिलखसूस जम्मू के पहाड़ियों में, रजौरी में, पुंछ में जिस तरह के हमले पिछले दिनों आपने देखे होंगे, ख़ासकर जिस तरह फ़ौज को निशाना बनाया गया, ये बहुत अरसे के बाद इस तरह के हालात देख रहे हैं। जिस तरह के चुन चुन के माइनॉरिटीज़ को टारगेट बनाया गया, ख़ासकर कश्मीर वादी में मजबूर किया गया एक बार फिर कि वहाँ जो लोग नौकरी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए नॉन मुस्लिम वहाँ बसे हुए थे वो वहाँ से वापस जम्मू चले जाएं। तो हाँ, ये बदलाव भी आया है। जो इसका समर्थन करते हैं, मतलब 370 हटाए जाने का जो समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि 33-35 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुहर्रम का जुलूस
उस रूट से निकला जो पारंपरिक रूट है। लेकिन अब कर्फ्यू लगा के जुलूस निकालना तो सबको, हर कोई कर सकता था। हम कर्फ्यू लगाना नहीं चाहते थे। वो कह रहे हैं पैलेट गन अब नहीं चलता, पत्थरबाजी नहीं होती। तो वो तो ठीक है, वो मैंने आपसे कहा ना, जब स्पेस ही नहीं है उस हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि आजकल स्टोन पेल्टिंग जो है उसमें कमी आई है। अब क्या कारण है कमी आई है? क्या लोगों की सोच बदल गई है या डर ज़्यादा है? मेरी राय ये है कि डर के मारे वहाँ आप किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं देते हो। वहाँ मामूली सा कुछ हो जाता है तो पूरे गांव के गांव को जो है सताया जाता है। वहाँ पे लोगों के घर गिराए जाते हैं बिना पूछे। वहाँ मतलब लीगल ड्यू प्रोसेस जो है उसका कोई नामो निशान नहीं। कई सारे ऐसे कारण हैं। तो ये तो 2019 के पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि लोगों के अधिकार जो हैं उसका हनन किया जा रहा है वहाँ पर। इतना नहीं जितना आज हो रहा है।